नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर इस समय ध्येय आईएएस का यूपी पीसीएस टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या चल रहा है, हम लोग चल रहा है जैसे कि फेज सेकंड का टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है। आज हम लोगों का टेस्ट नंबर 5 है। तो 4 टेस्ट हम लोगों का ऑलरेडी जो है सॉल्व कराया जा चुका है। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में 4 टेस्ट दिए गए हम लोगों का, उसी में आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करती हम लोग, और आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस टेस्ट का नोट्स भी बना रहे होंगे, और नोट्स बनाएंगे तभी इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं आगे चल के। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 भिन्न रूप सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक शामिल हैं। उनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। दूसरा कथन दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो इसमें हमारा कौन सही है। तो जो न्याय के 3 भिन्न रूप दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जो दिए गए हैं, इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। ये तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। और दूसरे में क्या है ना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है, ना कि फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो इस तरह हमारा जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक हमारा सही, हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगले में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया है कि दोहरी कार्यकारिणी, दूसरा दिया गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, तीसरा दिया गया है कि राजनीतिक एक रूपता, चौथा दिया गया है शक्तियों का विभेद। बताइए। तो इसमें जो संसदीय शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं मानी जाती है, इसमें जैसे दोहरी कार्यकारिणी होती है, बहुमत के दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व भी होता है, और निचले सदन का विघटन भी होता है, तथा शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। तो इसमें दिए गया ये जो शक्तियों का विभेद दिया गया है ना, ये जो है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता है। जैसे अमेरिका में है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। तो इस तरह हमारा जो दोहरी कार्यकारिणी है ये भी संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो ये भी हो जाएगा हमारा। सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है, राजनीतिक एकरूपता भी होती है। तो 1, 2, 3 हमारा होता है। हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं, तो हमें बताना था इसमें है कि क्या सही है। तो कथन दिया गया है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया। कारण दिया गया है कि उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि संविधान निर्माताओं के सामने एकल सरकार व्यवस्था तथा संघीय सरकार व्यवस्था के रूप में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, परंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया है क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इससे न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी, और भारत की क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विविधताओं में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो हमारा कथन भी सही है, कारण सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न दिया गया है कि अनुच्छेद 249 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, जो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा। दूसरा कथन दिया गया कि राज्यसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में अधिकतम 5 बार ही ऐसे प्रस्ताव पास किया जा सकता है। तो बताइए इसमें तुम्हारा क्या सही है।
तो जो अनुच्छेद 249 में जो प्रावधान दिए गए हैं ना, इसके अनुसार क्या होता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय के मामले में कानून बनाने का अधिकार सांसद को दे सकती है। तो पहला कथन हमारा सही है, और ये जो लागू रहेगा ना, ये अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा। और इससे आगे जो है ना, राज्यसभा जो सिर्फ 5 बार ही नहीं, असंख्य बार इसको पास किया जा सकता है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। तुम्हारा विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। तो अगला बस देखते लो, दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है कि शंकरी प्रसाद केस 1951 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति शामिल नहीं है। दूसरा कथन दिया गया है कि गोलकनाथ केस 1967 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने के लिए कर सकती है। बताइए इसमें क्या सही है? इसमें जो हमारा पहला कथन दिए गए है ना, ये जो संसद की जो संशोधन की शक्ति जो भाग 3 दिया गया है, इसमें जो संशोधन की शक्ति दी गई थी ना, ये गोलकनाथ केस में इनको छीन लिया गया था। तो पहला तो कथन हमारा गलत है ना, इसको क्या कर दिया है ना, जो वाद दिया गया है शंकरी प्रसाद केस और गोलकनाथ केस, इसको इंटरचेंज कर दिया है। गोलकनाथ केस में जो है संसद की जो है संशोधन करने की शक्ति को छीन लिया गया था, ये हो जाएगा। और शंकरी प्रसाद केस में माना गया था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने के लिए उनका अधिकार है, तो ये इससे मिल जाएगा। तो इंटरचेंज कर दिएगा ना, तो पहला कथन हमारा गलत है और दूसरा गलत है, और तो हमारा विकल्प डी बन जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगले प्रश्न दिए गए है कि निम्नलिखित राज्यों में से किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। दिए गया केरल, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि वर्ष 2008 में परिसीमन के अनुसार जो है, इसमें से कई राज्यों में क्या किया गया था कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है लोकसभा की जो सीट है उनको आरक्षण नहीं दिया गया था। तो उनमें कौन कौन से राज्य थे हमारे? जैसे उनमें से राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, केरल है, सिक्किम है, बिहार है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, नागालैंड है, पंजाब है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश में तथा दादर और नगर हवेली में और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तीसरा हमारा ये भी आ जाएगा इसमें, जैसे केरल तो ही है, हरियाणा भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, सिक्किम भी है। तो हमारा 1 2 3 4 है, तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न ये कि भारतीय संविधान की 3य अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। निम्न में से किसके शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। दिए गए संघ के मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति। बताइए। तो जो 3य अनुसूची दी गई है ना, उसमें संघ के मंत्री के शपथ का उल्लेख है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी है, उसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी है, जबकि भारत के राष्ट्रपति जो शपथ को उल्लेख दिया गया है ना, ये दिए गया है अनुच्छेद 60 में, आप लोग जानते ही हैं। इसका हमारा 1 2 3 है, तुम्हारा विकल्प भी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दिया गया है कि अनुच्छेद 16(1). अनुच्छेद 16(1) में क्या दिया गया? अनुच्छेद 16(1) में दिया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(3), तो इसमें क्या व्यवस्था दी गई है? इसमें जो व्यवस्था दी गई है, इसमें क्या है कि ना कि अनुच्छेद 16(3) में संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी कार्यालय में निश्चित रोजगार या नियुक्ति की आवश्यकता के रूप में निवास निर्धारित करने के लिए कोई कानून बनाने से रोका नहीं गया है। अर्थात क्या है, 16(3) में कोई राज्य जो है निवास की अनिवार्यता लागू कर सकता है। क्या है कि निवास की अनिवार्यता। इस तरह हमारा जो विकल्प भी है ना, ये सुमित नहीं है। विकल्प सिम दी गई है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में दिए गया है पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये भी हमारा हो जाएगा। और इसी में जो है ना पिछड़े वर्ग भी दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी दिया गया है, और ये जो यहाँ दिया गया है पिछड़े वर्ग, ये हो जाएगा। तो अनुच्छेद 16(6) में दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नियुक्ति में आरक्षण यानी कि EWS की व्यवस्था की गई है। हमें बताना था कौन सा मिलता नहीं, तुम्हारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग।
अगले पंक्ति ये है कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु समय समय पर भारत में विभिन्न सरकारों में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। निम्न उप प्रधानमंत्री को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने दिए। यह है कि वाई बी चौहान, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, देवीलाल। बताइए। तो इसमें जो है इनका हम लोग कार्यकाल देख लेते हैं। वाई बी चौहान का कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल था 1979 से 1980 था। चौधरी चरण सिंह, इनका जो कार्यकाल था वो था 1979 से, ये इनका था जनवरी 1979 से जुलाई 1919 तक। मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। देवीलाल का जो कार्यकाल था 1989 से 1990 था। तो इस तरह हमारे क्या बन रहा है? तो पहले स्थान पर आ जाएंगे हमारे मोरारजी देसाई, और दूसरे नंबर क्या आ जाएंगे हमारे चौधरी चरण सिंह आ जाएंगे, और तीसरे नंबर क्या आ जाएंगे हमारे वाई बी चौहान आ जाएंगे, और चौथे नंबर पर आ जाएंगे हमारे देवीलाल आ जाएंगे। तो क्या हमारा बन जाएगा? हमारा बन जाएगा 3 2 1 4 बन जाएगा। हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते लोग। अगले प्रश्न दिए गए हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिए गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 को लागू हुआ। दूसरा दिया गया कि इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। बताइए इसमें सर कौन सही है? तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई नहीं हुआ, चाहिए 24 अप्रैल को लागू हुआ था। आप लोग जानते हैं 24 अप्रैल को। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा कथन दिया गया इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान नहीं है, पहला राजस्थान हमारा मध्य प्रदेश। तो दूसरा में गलत है, तुम्हारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगले प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1947 में भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर किसने कहा था कि विभाजन को मंजूर करना कांग्रेस की राजनीतिक असफलता है? दिए गए कि खान अब्दुल गफ्फार खान, गोविंद बल्लभ पंत, अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन। बताइए। इसमें जो व्यवस्था दी गई थी क्या है कि अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्तुत भारत विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था, परंतु इनके द्वारा कहा गया था कि विभाजन को मंजूर करना कांग्रेस की राजनीतिक असफलता है। कौन हो जाएगा हमारे जो है अबुल कलाम आजाद। हमारे विकल्प बी सही हो जाएगा। अलग प्रश्न लोग दिए गया कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व मुंबई में हुए अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान गांधी जी ने निम्न बातें कही। तो इनके द्वारा जो कही गई बातें दिए गया है कि पहला कि सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़े और कांग्रेस के प्रति अपने निष्ठा की घोषणा कर दी। तो इन्होंने छोड़ने के लिए नहीं कहा था, इनके द्वारा कहा गया था सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपने निष्ठा की घोषणा कर दे। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा दिया कि सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर देते, तो कहा गया था। तीसरा जो दिया गया है कि छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन शामिल, पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, इनको कहा गया था कि छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा तो ये कि राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे, तो कहा गया था ना, 2 4 कहा गया था, हमारा विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन दिया गया है कि अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी तथा बदायूनी ने किया। दूसरा दिए गए पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सुहेली नाम से किया। तीसरा दिए है कि भागवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया। चौथा दिए कि राज तरंगड़ी का फारसी अनुवाद फैजी ने किया। बताइए। तो उसमें जो पहला कथन दिए गए ना अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी तथा बदायूनी ने किया, तो तुम्हारा सही है। और दूसरा जो दिया कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सुहेली नाम से किया, ये भी हमारा सही है। और तीसरा है कि भागवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया, ये भी हमारा सही है। और चौथा जो दिया कि राज तरंगड़ी का फारसी अनुवाद फैजी ने नहीं किया था। कौन किया था? ये शाह मोहम्मद साहबादी थे, शाह मोहम्मद साहबादी। इनके द्वारा है कि राज तरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो वहां बताना कौन सही नहीं, तुम्हारा विकल्प डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो।
अगला प्रश्न हम लोगों का कथन और कारण दिए गए हैं। जो कथन दिए गए हैं, कथन में है कि मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी को औपचारिक मान्यता दी गई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा महासचिव जयप्रकाश नारायण बने। और कारण दिए गए कि इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के उद्देश्य से की। बताइए इसमें हमारा क्या सही है? तो इसमें देखा जाए ना, जिसमें हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न दिया गया है कि पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया कि सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही अनशन पर बैठ गए, जो कि गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। दूसरा दिया गया कि 24 सितंबर को पूना समझौते के बाद गांधी जी ने तुरंत अपना अनशन तोड़ दिया। बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें क्या है ना कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए, जो कि गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। तो पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा। और दूसरे में क्या है कि जैसे दिया गया है कि 24 सितंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। कब तोड़ा था? 26 सितंबर को। तो दूसरा कथन हमारा गलत है, तुम्हारा केवल एक सही, तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अल्पस देख लो। अल्पस दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, तो तुम्हारा सही है। दूसरा है कि अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्ड मुसलमान थे। और तीसरा है कि अक्टूबर 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, यानी कि HSRA की स्थापना। ये तुम्हारा गलत है कि अक्टूबर में नहीं किया गया था, ये किया गया था सितंबर 1928 में किया गया था। तीसरा कथन हमारा गलत है। चौथा दिए कि मास्टर सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, तो तुम्हारा सही है। हमें गलत बताना तो तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न हम लोग दिए गए कि 1944 में प्रस्तुत शिक्षा की सार्जेंट योजना में कौन से प्रावधान थे? कूट के माध्यम से सही कथन चुने। तो पहला कथन दिया गया है कि इसमें प्रारंभिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने की बात कही गई, तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा दिया गया कि इस योजना के अंतर्गत उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त करने की बात कही गई, तो भी हमारा सही है। तीसरा दिया गया कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की जाए, ये भी हमारा सही है, ये भी प्रावधान किया गया था। और चौथा दिया गया है कि उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, विद्या विषयक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए। ये भी हमारा जो प्रावधान है ये भी शामिल था। तो हमारे चारों प्रावधान जो हैं ये 1944 में प्रस्तुत शिक्षा की सार्जेंट योजना में शामिल थे। तो हमारा 1 2 3 4 सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि भारत में पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। दूसरा कथन दिया गया कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, इसके प्रकाशक जुगल किशोर शुक्ला थे। बताइए इसमें तुम्हारा क्या सही है? तो इसमें क्या है ना कि जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा जो है ना 1780 ईस्वी में, कब 1780 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। तो पहला कथन हमारा सही है। और हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है 1826 में किया गया था, 1826 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और मतलब इसके जो संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल थे। तो दूसरा कथन हमारा सही है, तुम्हारा 1 और 2 सही, तुम्हारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हो लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ वेद दिए गए, एक तरफ उनके उपवेद दिए गए हैं। तो ऋग्वेद जो उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। सामवेद का गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। अथर्ववेद का शिल्पवेद है। तीसरा हमारा क्या बन रहा है? 4 3 1 2 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न हम लोग है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ एक अलग विभाग का उत्तरदायित्व संभालता है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो
एक तरफ तीर्थ दिए गए, एक तरफ उनके विभाग दिए गए। तो समाहर्ता, समाहर्ता कौन होता था? समाहर्ता होता था जो राजस्व का एकत्र करता था, राजस्व का एकत्र करता था, को एकत्र। इस तरह जो हमारा पहला कथन है जो है ना विकल्प, ये सुनित नहीं है। राजकीय जो राजकीय कोषा अध्यक्ष होता था कौन होता था? वो होता था सन्निधाता। और दूसरा है कि प्रशासता, प्रशासता कौन होता था? प्रशासता होता था जैसे कि राजकीय कागजातों को, जो कागजात होते थे, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी होता था। और कर्मांतिक कौन होता था? कर्मांतिक होता था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, ये भी हमारे सुमिलित है। दंतपाल, दंतपाल होता था सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी, हमारे सुमिलित है। हमें बताना कौन सुमिलित नहीं, हमारा विकल्प ये हो जाए। अलपस देख लो, दिए गए कि मथुरा कला शैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, इस शैली की मूर्तियों के निर्माण में काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। दूसरा कथन दिया गया कि इस कला शैली में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। बताइए इसमें हमारा क्या सही है? तो इसके प्रावधान, इसके विषय में क्या है? मथुरा कला शैली का विकास कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में? कनिष्क, कनिष्क के समय में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग मूर्ति बनाने में किया गया था। इस तरह जो हमारा जो पहला कथन है गलत हो जाएगा। और इसमें बौद्ध, हिंदू एवं जैन तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और समानता माना जाता है कि भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली में ही किया गया। तो दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। तो हमें हमारा केवल दो सही है, तो हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। तो अगले प्रश्न दिया गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे क्या उद्देश्य है? और उनके जो उद्देश्य दिए गए हैं वो कथन के रूप में दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि वह भारत के धन संपदा को लूटकर अपने मध्य एशियाई सैन्य अभियानों के लिए पर्याप्त धन एकत्र करना चाहता था। तो हमारा सही है, इनका उद्देश्य था। दूसरा ये कि वह पड़ोस के हिंदू राज्य को नष्ट कर उससे लंबे समय से चली आ रही शत्रुता का स्थायी समाधान करना चाहता था। ये भी हमारा सही है, ये भी उसका उद्देश्य था। तीसरा ये भारत में अपने राज्य की स्थापना करना, तो उसका उद्देश्य भारत में राज्य की स्थापना करना नहीं भी है, तो तुम्हारा नहीं है। चौथा है कि इस्लाम का प्रसार करना, ये भी उद्देश्य था। तुम्हारा 1, 2, 4 सही, तुम्हारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिए गए हैं कि नाभिक में समान आवेश वाले प्रोटॉन कणों के मौजूद होने के बावजूद वह अस्थायी होता है। कारण ये एक नाभिकीय बल प्रोटॉन के प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। बताइए। तो इसमें कहा है ना कि परमाणु नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो न्यूक्लियन होते हैं इनको जो बाधे रखने वाला आकर्षण बल होता है ना, उसको नाभिकीय बल कहते हैं। और समान आवेश के कारण प्रोटॉनों में प्रतिकर्षण भी होता है, परंतु इस प्रतिकर्षण के बावजूद नाभिक जो अस्थायी होता है, क्योंकि नाभिकीय बल जो होता है जो उनको जोड़े रखता है प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। इस तरह हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है। कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि दिए गए भाप की गुप्त उष्मा का मान कम होता है। ये तुम्हारा गलत है। दूसरा ये है कि जल की गुप्त उष्मा का मान अधिक होता है, ये भी गलत है। तीसरा है कि भाप की गुप्त उष्मा का मान अधिक होता है, ये हमारा सही है ना। चौबीसाओं का सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मान है, यानी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी तय की जाती है, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा दूरी जो चली जाती है ना, वो है कि 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है? दिए गए इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रो इंसिफिलोग्राफ, डिप सर्किल, इलेक्ट्रोस्कोप। बताइए। इसमें जो इलेक्ट्रोस्कोप है ना, इसमें इसके द्वारा किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो विकल्प हमारा जो है डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देते लोग। दिए गए प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसके प्रकृति को तरंग मानकर नहीं की जा सकती? दिए गए व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, परावर्तन। तो इसमें क्या है ना, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है। एक कण के समान होती है और दूसरी
तरंग के समान होती है। और प्रकाश के जैसे कुछ होते हैं, जैसे कुछ गुण होते हैं, जैसे व्यतिकरण हो गया, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया और परावर्तन हो गया। ये सब क्या है? तो इनकी जो व्याख्या होती है ना, वो प्रकाश की जो प्रकृति होती है उसको तरंग मानकर की जाती है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश को कण मानकर की जाती है। तो हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? दिए गए अपसरण, वाष्पन, शीतलन, उष्णवायु प्रतिस्थापन, परासरण बताइए। तो उसमें क्या है ना कि डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल रखता है, तो वाष्पन द्वारा करता है। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दिया गया है कि बाइकेलाइट। बाइकेलाइट क्या है भैया? बाइकेलाइट जो है ना, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ये बाइकेलाइट जो होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं ना, इनका क्या है कि अगर एक बार इनको जैसे गर्म करके पिघला दिया जाए और इनको एक आकृति दे दी जाती, इन ये क्या करते हैं ना कि दोबारा मतलब इनकी आकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और थर्मो जो प्लास्टिक होते हैं इनमें जो है बार बार इसको मतलब एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमको गलत बताना था, हमारा विकल्प ये हो जाएगा, इसमें नहीं। और दूसरा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है? ये प्राकृतिक रबर है। टीएनजी क्या है? नोबल का तेल है। रेयान का है? संश्लेषित रेशा है। तो विकल्प हमारा हो जाए। अगला प्रश्न देखते लो। अगले प्रश्न में सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक में सूची दो, और सूची एक में दिए नौसादर। तो इसका नाम क्या है? नौसादर का नौसादर जो नाम होता है ना, अमोनियम क्लोराइड होता है। तो हमारा हो जाएगा नाइट्रोलियम। नाइट्रोलियम क्या है? नाइट्रोलियम है कैल्शियम साइनाइड है, कैल्शियम साइनाइड है। चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर जो होता है सोडियम नाइट्रेट होता है। सोरा। सोरा जो है अमोनियम क्लोराइड है। इससे हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 3 4 2 1 बन रहा है। हमारा भी हो जाए। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है? देखिए, एस्पिरिन, न्यूरोट्रोपिन, एलएसडी, क्लोरेटोन बताइए। तो इसमें जो है ना कि भ्रम उत्पन्न करने वाली जो दवा है एलएसडी है। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। तो एलएसडी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? एलएसडी जो फुल फॉर्म है लाइसर्जिक, लाइसर्जिक अम्ल जो है डाइथाइलेमाइड। इस तरह हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाटर गैस का प्रमुख घटक है? दिए गया है कि मीथेन प्लस ईथेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बताइए। तो इसमें क्या है ना, जो मीथेन प्लस ईथेन होता है ये क्या होता है? ये होता है सीएनजी। क्या होता है? सीएनजी होता है। और ब्यूटेन प्लस प्रोपेन ये क्या होता है? ये होता है एलपीजी। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ये होता है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये क्या है? ये होता है भैया हमारा वाटर गैस। इस तरह हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिए गए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन दिए कि शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, और दूसरे कथन दिए गए कि फुफ्फुस शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। बताइए। इसमें क्या है ना कि शिराएं जो हैं शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती हैं, और शिराओं में सामान्यतः जो है ना अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा में दिए गए फुफ्फुस शिरा में अशुद्ध रक्त नहीं बहता, फुफ्फुस शिरा में जो है ना शुद्ध रक्त बहता है। दूसरा कथन हमारा गलत है, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए कि निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है? दिए गए कांस रोग, एडिसन रोग, कुशिंग रोग, ब्रिलिज्म रोग बताइए। तो इसमें क्या है ना, जो एडिसन रोग होता है ना, इस रोग में शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, और इस रोग में रुधिर जो दाब होता है ना कम हो जाता है, तथा सोडियम एवं जल का उत्सर्जन जो होता है ना वो बढ़ जाता है, और जिससे निर्जलीकरण हो जाता है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। दिया गया एक यकृत, त्वचा, फेफड़ा, वृक्क, बताइए। इसमें जो है ना कि रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता पीएच का जो नियंत्रण करता है वो वृक्क के द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग, दिया गया है कि संविधान का भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। दूसरा कथन दिया गया कुछ आवश्यक दशाओं में राज्य विधानमंडलों को भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। तो इसमें देखा जाए ना तो पहला कथन हमारा सही है, दूसरा गलत है कि क्योंकि जो विधानमंडल है ना उनको संविधान संशोधन का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग, अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला कथन दिया गया मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था, तेमर सही है। दूसरा दिया है कि 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता का उपबंध है, तेमर सही है। तीसरा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, सही है। तुम्हारा तीनों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। तो अगला प्रश्न देखते लो, अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था। दिया गया है कि चतुर्थ संविधान संशोधन, पंचम संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो 7वां संविधान संशोधन जो है ना ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया था। किसमें, 14 राज्य तथा 6 जो है यूटी में किया गया था। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा है। दिए के संथानम, इंद्रजीत सिन्हा, पीसी मेहता, रजनी कोठारी। तो इसमें जो कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा गया ना, वो कहा गया के संथानम के द्वारा, विकल्प हमारा जो है ये सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सहकारी संघवाद का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते लोग, अगले प्रश्न में कथन कारण दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं लोग। तो कथन दिए गए कि अंतरराज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। कारण दिए गए कि राष्ट्रपति इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। बताइए इसमें क्या सही है। तो इसमें कहा है ना कि जो कथन दिए गए कि अंतरराज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को, तो हमारा सही है। कारण है कि राष्ट्रपति इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता, राष्ट्रपति नहीं होता, ये प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरह हमारा कारण गलत है, हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो, अगले प्रश्न दिए एक सल्तनत काल में प्रांतों को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर जिले या सिख की स्थापना सबसे पहले किस सुल्तान की थी। दिए गया इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो है कि सल्तनत काल में प्रत्येक प्रांत जो है अनेक जिलों या सिख में विभाजित किया गया था। जिला या सिख की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की थी और सिख के मुखिया को सिकदार कहा जाता था। हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग, अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत के कौन से ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं कम से कम 3 देशों की सीमाओं से को स्पर्श करती है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनी। दी गई लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसमें देखा जाए तो लद्दाख, तो लद्दाख क्या है ना कि लद्दाख की सीमा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से मिलती है। किससे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं चीन से मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा, इसकी सीमा जो मिलती है चीन से मिलती है, म्यांमार से मिलती है, भूटान से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा जो मिलती है वो बांग्लादेश से मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है, चीन से मिलती है और भूटान से मिलती है। इस समय जो चारों राज्य के शासित प्रदेश दिए गए ना, इनकी सीमा जो है 3 देशों से मिलती है। तो विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो, दिया गया है कि निम्न में से किस नगर को कोच का जुड़वा नगर कहा जाता है। दिए गया कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिचूर, तिरुवनंतपुरम। बताइए। तो इसमें जो एर्नाकुलम है ना,
इस नगर को कोच्चि नगर का जुड़वा नगर कहा जाता है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगले प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलों की संख्या 9 है। दूसरा दिया गया है कि इन 9 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 21.8% भाग निवास करती है। तो इसमें हमारा क्या सही है? तो इसमें क्या है ना कि जो पहला कथन हमारा दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 9 है। तो तुम्हारा पहला कथन सही है। और जो दूसरा कथन दिया गया है कि इन 9 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 21.8% 21.8 नहीं हुआ, ये 23.8% भाग निवास करता है। दूसरा कथन हमारा गलत है, हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिया गया है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही कथन चुने। जो पहला कथन दिया गया हमारा कि यह उत्तर में ताप्ती की मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। तो तुम्हारा सही है। और दूसरा दिया गया कि यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो दूसरा सही है। तीसरा दिया गया है कि इसकी औसत ऊंचाई 1300 मीटर है। इसकी 1300 मीटर ऊंचाई नहीं, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा दिया है कि यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश ककार है। तो भी हमारा सही हो जाएगा। 1 2 4 हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगले प्रश्न दिए है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दिए गया कि मारखा घाटी लद्दाख में स्थित है। तो तुम्हारा सही है, क्योंकि मारखा घाटी जो है ना ये लद्दाख में स्थित है। और दूसरा दिए है कि जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। तो भी हमारा सही है। और तीसरा दिए कि सांगला घाटी उत्तराखंड में। सांगला घाटी जो भैया ना ये उत्तराखंड में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में। तो हमको ये हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा दिए कि यूथांग घाटी सिक्किम में है। तो भी हमारा सही है। हमें बताना कौन गलत, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कि राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को 20 फरवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की गई। दूसरा कथन दिया गया कि इस मिशन के तहत अगले 1 दशक में 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनावरण का लक्ष्य रखा गया। बताइए इसमें हमारा क्या सही है? तो पहला कथन है कि राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को 20 फरवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की गई। तो तुम्हारा सही पहला कथन। और दूसरा दिया गया है कि इस मिशन के तहत अगले 1 दशक में 2 करोड़ नहीं हुआ, 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनावरण का लक्ष्य रखा गया है। तुम्हारा विकल्प एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। दिए गए हैं पृथ्वी की आकृति, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, पृथ्वी का परिभ्रमण। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कई कारक हैं इसमें। तो इसमें जैसे कुछ कारक हैं, जैसे पृथ्वी की आकृति हो गई, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, वायुदाब, वाष्पीकरण हो गया, तापमान में भिन्नता हो गई, लवणता में भिन्नता हो गई, और हिम का पिघलना तथा जो वायु राशियां चलती हैं और वायु राशियों को आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन धाराओं की उत्पत्ति में पृथ्वी की परिक्रमण गति का कोई योगदान नहीं होता है। तो हमारा चारों सही है। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ शहर दिए गए, एक तरफ नदी दिए गए हैं। तो रॉटरडैम जो है ना राइन नदी किनारे है। हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी किनारे है। बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी किनारे है। बैंकॉक जो है चाओफ्राया नदी के किनारे है। तुम्हारा बन रहा है 4 3 2 बन रहा है। तुम्हारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न दिए गया है कि एक कथन दिए गए, कारण दिए गए हैं। कथन दिए गए कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल जो है 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कारण दिए है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। बताइए इसमें हमारा क्या सही है? तो इसमें क्या है ना कि जो कथन दिए गए कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पूर्वी किनारे, महाद्वीप को पूर्वी किनारे पर नहीं हुई है, महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर,
क्योंकि पूरब से जब से ये महाद्वीप हो गया तो इधर से ही तो जाती हैं पूर्वी तरफ से, और ये जैसे जैसे मतलब इनका जो ये पश्चिम की तरफ ये बढ़ती है महाद्वीप पश्चिम की तरफ, इनका जो है वर्षा करने की क्षमता जो है घटती जाती है, तो मरुस्थल यहाँ पाया जाता है पश्चिम भागों में। तो कारण तो यह है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो हमारा सही है, कथा हमारा गलत है, हमारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्टॉकहोम समझौते के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु तो विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास था। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना को जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। तो ये हमारा सही है। तीसरा है कि इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। तो ये भी हमारा सही है। चौथा है कि सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने हेतु 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किए गए थे। हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प जो है ये बन जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न के लोग, अगले प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए विटामिनों में से किन किन का आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण होता है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। दिए गए विटामिन B6, विटामिन H, विटामिन B12, विटामिन B3। बताइए। इसमें जो है ना कि जो विटामिन है, जैसे विटामिन B6 है, विटामिन H है, विटामिन B12 है, तो इनका जो संश्लेषण होता है ये आंत के जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो 1 2 3 हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। तो इनका नाम देखा जाए ना तो विटामिन 6 का नाम क्या है। विटामिन 6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। विटामिन 12 का क्या नाम है। जो विटामिन 12 है इसका नाम है कोबालमिन। विटामिन एच का नाम दिया है ये बायोटिन, और इसको विटामिन B7 भी कहते हैं। और विटामिन B3 का जो नाम है नियासिन है। इस तरह हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन दिए गए उपकला ऊतक छत ऊतकों पर शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित होकर घावों को भरने में सहायता करती है। कारण दिए गए कि उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुरुद्भवन की बहुत क्षमता पाई जाती है। बताइए इसमें क्या सही है। तो इसमें देखा जाए जो कथन दिए गए ना, उपकला ऊतक छत ऊतकों पर शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित होकर घावों को भरने में सहायता करती है। तुम्हारा सही है। कारण दिए गए उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुरुद्भवन की बहुत क्षमता पाई जाती है। तो कारण हमारा सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो कारण है जो कथन की व्याख्या कर रहे हैं, तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन दिए गए कि लार भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कारण दिए है कि लार में माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। बताइए। तो इसमें क्या है ना, जो लार होता है लार में पाया जाता है क्या, लाइसोजाइम पाया जाता है और टाइलिन पाया जाता है। तो लाइसोजोम में मतलब जो है ये कहा करता है जो भोजन में बैक्टीरिया होता है ना उनको मार देता है। तो पहला कथन हमारा जो है सही है कथन। और लार में माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, और ये भी हमारा सही कारण सही है। और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है तुम्हारा जो है विकल्प ऐसा। इसमें क्या है ना कि भोजन का जो पाचन है मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और जिससे लार निकलता है। इस लार में टाइलिन, माल्टेज तथा पॉलीसैकेराइड एंजाइम होता है। इनमें से जो पॉलीसैकेराइड एंजाइम होता है ना, ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को घोलकर बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। क्या है इसमें, जो टाइलिन होता है, सॉरी लाइसोजाइम होता है जो, और जो टाइल होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज होता है माल्टेज, तो माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तो हमारे कथन और कारण दोनों सही। तो हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अलग दिए गया है कि लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन दिया है कि लाइकेन कवच तथा शैवाल के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप हैं। ये तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, दिया गया है कि लाइकेन कवच तथा शैवाल के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप है। तुम्हारा सही है।
दूसरा कि लाइकेन के कवक घटक को माइकोबायन तथा शैवाल घटक को फाइकोबायन कहते थे, तुम्हारा सही हो जाएगा। और तीसरा है कि लाइकेन उपोष्ण कटिबंधीय वनों में बहुतायत पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय नहीं हुई, उष्ण कटिबंधीय वनों में जो विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। तीसरा हमारा ये गलत हो जाएगा। चौथा कि लाइकेन में चट्टानों का क्षरण करके खनिजों को अलग करने की क्षमता होती है, तुम्हारा सही है। हमारा बताना कौन सा गलत है, हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न दिए गए अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADC की 22वीं बैठक में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ठीक है, 2045, 2030, 2052, 2035 बताइए। तो इसमें क्या है ना कि अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADC इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 अक्टूबर 1993 को, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थित मलबे से निपटने के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है। इसकी 22वीं बैठक में इसरो प्रमुख जो सोमनाथ है ना, इनके द्वारा कहा गया है कि 2030 तक जो है हमारा अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारा विकल्प भी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। दिए गए कि हाल ही में किस देश को छोड़कर भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? दिए गए जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया बताइए। तो उसमें कहा है ना कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा 8 मई 2024 को जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। किसके? जापान को। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। जबकि चीन जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। चीन जो है पहले स्थान पर है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित उम्र में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ यंत्र दिए गया है, एक तरफ उसका मापन दिए गया है। तो पहला यंत्र दिए गया एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर में होता है कि सौर विकिरण का माप किया जाता है, सुमेलित है। एटमोमीटर वाष्पीकरण मापन की जाता है। बोलोमीटर द्वारा ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण संसूचक यंत्र है, इनमें सुमेलित है। एनीमोमीटर द्वारा जो ना ये वायु वेग मापी यंत्र है। क्या है? वायु का वेग को मापता है, वायु के वेग। ये तुम्हारा हो जाएगा। और जबकि पौधों की वृद्धि जो मापी जाती है ना, वो मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। तो हमें बताना था कौन सुमेलित नहीं है, तुम्हारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अरे प्रश्न दिए गए कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पलायन वेग कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वह पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए? दिए गया 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, कोई परिवर्तन नहीं। बताइए। तो उसमें क्या है ना कि पलायन वेग जो होता है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना करने पर भी उसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। तुम्हारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपने मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो इसमें क्या होता है? तो इसमें दिया गया है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता था, तुम्हारा सही है। दूसरा है कि उसका त्वरण शून्य होता है, ये भी हमारा सही है। और तीसरा दिया कि वेग न्यूनतम होता है। वेग न्यूनतम नहीं होता, वेग उसका क्या होता है? अधिकतम होता है। क्योंकि अगर कोई जैसे आवर्तगत कर रहा है कोई पिंड, ऐसे अगर ये अपने एक बार इधर जाएगा, एक बार ये इधर जाता है, तो जब यहाँ पहुंचेगा ना तो उसका जो वेग होता है अधिकतम होता है। और चौथा दिया गया है कि गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। भाई जब वेग अधिकतम होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगा। तो विकल्प हमारा जो है ये भी हमारा सही है। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4 हमारा सही है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा कथन दिया गया अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। बताइए क्या सही हमारा? इसमें क्या है ना कि अल्फा किरणों की जो तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। और क्या है कि अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। तो क्या होता है ना, जो अल्फा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है बीटा से कम होती है। तो पहला कथन गलत है। और अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा, इसमें कारण भी आप इसमें जान लीजिए कि जो इसकी आयनकारी क्षमता है ना बीटा से ज़्यादा होती थी। ये मतलब है कि विक्षेपित हो जाती है अपने मार्ग से। तीसरा हमारा जो है दूसरा कथन गलत सही है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दिए गया है कि निम्न धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम व्यवस्थित कीजिए। दिए गए मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, बताइए। तो जो इनकी जो है क्रियाशीलता क्षमता होती है ना, पहले स्थान पर आती है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा बन रहा है 3, 4, 2, 1 बन रहा है, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो, दिए गए कि अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए गए। उनमें निम्न में से कौन से शामिल हैं। दिए गया है कि तिरंगी बर्फी, थारू कढ़ाई, जरदोजी शिल्प, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, बताइए। तो उसमें क्या है ना कि अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए गए। उनमें से कौन कौन से है, जैसे तिरंगी बर्फी है, ये कहाँ की है, ये वाराणसी की है। और थारू कढ़ाई, ये लखीमपुर खीरी की है, लखीमपुर खीरी की है। जरदोजी शिल्प, ये है बरेली की, जरदोजी शिल्प है। और हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये है हापुड़ की। इस तरह हमारा 1, 2, 3, 4 सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दिए गए कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा सही है। तो पहला कथन दिए गए, इस कंपनी को अप्रैल 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है, तो तुम्हारा सही पहला कथन। दूसरा दिए कि इसकी स्थापना अगस्त 1974 ईस्वी में की गई थी, हमारा सही है। तीसरा दिए कि इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, तो हमारा सही है। चौथा है कि इसका कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में स्थित। कॉर्पोरेट कार्यालय जो है ना मुंबई नहीं है, कहाँ है, नोएडा में है। तो हमारा चौथा जो है ये गलत है। 1, 2, 3 हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न दिए गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया है कि 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया। दूसरा दिया है कि इसका उद्देश्य कक्षा 3 के स्तर के बच्चों को बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक योग्यता सुनिश्चित करना है। इसमें हमारा क्या सही जाएगा, इसमें देखा जाए तुम्हारा दोनों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग, दिए गए हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिए है कि मिशन अमृतसर सरोवर का प्रारंभ 24 जून 2022 को किया गया है। दूसरा दिए है कि इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो इसमें हमारा क्या सही है, उसमें क्या है ना कि मिशन, ये जो अमृतसर लिखा गया ना गलत है भैया, ये अमृत है। मिशन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 को प्रारंभ किया गया था, तो 24 जून को नहीं भैया, 24 अप्रैल को। पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा जो है इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना है, ये तुम्हारा सही है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ई नेम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को किए गए थे, तुम्हारा सही है। और दूसरा जो है यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, तेईसरा सही है। तीसरा है कि यह किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ करता है जिसमें उसके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है, तो ये भी हमारा सही है, ये भी उसमें शामिल है। 1, 2, 3 हमारा सही है, हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। दिए गए अनुपातिक कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, बताइए। तो जो भारत सरकार द्वारा नोट निर्गमन के लिए अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर, पहले क्या था ना 1956 तक हमारा अनुपातिक कोष प्रणाली चल रहा था, तो 1956 क्या था कि न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई। तुम्हारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न दिया है कि यदि किसी माता तथा पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है तो उसकी संतानों का रुधिर वर्ग होने की संभावना दी गई ओ ए बी ए बी, बताइए। इसमें क्या है ना कि यदि किसी के माता तथा पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है तो उसकी संतान जो है ना उसमें रुधिर वर्ग कौन कौन हो सकता है, उसमें ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है।
इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मार्क्स सही है, तुम्हारा विकल्प हो जाएगा। ओ में क्या है ना, इसमें कोई इंटीजर नहीं पाया जाता है, और ए बी में क्या है कि दोनों मतलब इंटीजर पाया जाता है, तो हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि इंटरफेरॉन की खोज आइजैक्स एवं लिंडनमान नामक वैज्ञानिकों ने की थी। तो ये हमारा सही है, ये तो हमारा सही है ना कि इंटरफेरॉन की खोज जो है आइजैक्स एवं लिंडनमान नामक वैज्ञानिकों ने की थी। और दूसरा कथन ये है कि इंटरफेरॉन वायरस जो है संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित हुए प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये भी हमारा सही है, हमारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या है ना, दिया गया है कि मानव की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती हैं। तो 29 अस्थियां होती है भैया, ये तुम्हारा सही है। और मानव में 14 जोड़ी पसलियां होती हैं, 14 जोड़ी नहीं होती भैया, ये होती हैं 12 जोड़ी पसलियां। तो विकल्प जो हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया गया मानव के दोनों अग्रपादों अर्थात हाथ में कुल 7 अस्थियां होती हैं, ये तुम्हारा सही है। चौथा दिया गया कि बाहों को कंधे पर जोड़ने वाले भाग को अंशमेखला कहते हैं, तो हमारा सही है। तुम्हारा जो हमें गलत बताना हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं और मानव की खोपड़ी में 29 अस्थियां पाई जाती हैं। तो अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि ब्रायोफाइटा संघ के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन दिया गया है कि इनमें संवहन ऊतक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, तो हमारा सही है। और दूसरा दिया गया कि इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है, तो हमारा सही है। और तीसरा दिया गया कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा ड्रसोनिया है, तो हमारा सही है। चौथा दिया है कि ब्रायोफाइटा के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक नहीं होते हैं, तो ये नहीं भैया, ये तुम्हारा गलत होता है ना, सहायक होते हैं। तो हमें गलत बताना था, तुम्हारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न दलहनी फसलों में पाए जाने वाली प्रोटीन की मात्रा के क्रम अधिक से कम कम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुन दीजिए। उड़द, अरहर, मूंग, सोयाबीन, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है भैया, सोयाबीन पाया जाता है, फिर किस में पाया जाता है, मूंग में पाया जाता है, उसके बाद उड़द में पाया जाता है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद अरहर में पाया जाता है। तुम्हारा 4 3 1 2 पर हमारा विकल्प सही हो जाएगा। आला पंथ चलो। दिया गया भातवाड़ी मरवाड़ी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो दिया गया कि 1624 ईस्वी में मुगलों तथा शिवाजी के मध्य, 1652 ईस्वी में मुगलों तथा बीजापुर के मध्य, 1624 ईस्वी में मुगलों तथा अहमदनगर के मध्य, 1636 ईस्वी में मुगलों तथा गोलकुंडा के मध्य, बताइए। इसमें जो भातवाड़ी युद्ध यानी मरवाड़ी युद्ध है ना, 1624 ईस्वी में मुगलों और अहमदनगर के बीच हुआ था। मुगलों की तरफ से परवेज महाउद खां और बीजापुर की सेनाओं ने भाग लिया, जबकि अहमदनगर की तरफ से मलिक अंबर और शाहजी थे, और इस युद्ध में अहमदनगर की सेना विजय रही। तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि डचों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा, ये तुम्हारा कथन सही है। और दूसरा दिया गया कि 1602 ईस्वी में स्थापित डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को हॉलैंड सरकार द्वारा प्रारंभ में 51 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने और आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए। तो बताइए हमारा सही है। तो जो इनको अधिकार दिया गया था ना, 51 वर्षों के लिए नहीं दिया गया था, जो डच थे 21 वर्षों के लिए दिया गया था। दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा दिया कि डचों ने भारत से मसाले के व्यापार को बढ़ावा दिया। तो व्यापार जो है ना मसाले को नहीं, इन्होंने क्या किया था, सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। तीसरा में गलत है। चौथा दिया औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार डचों को दिए थे। ये हमारा सही है। एक और 4 हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प जो है बी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। तो अगला पंक्ति ये क्या है कि अंग्रेजों को विरुद्ध हुए निम्न विद्रोहों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित की थी। खासी विद्रोह, चुवार विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह। तो इसमें बताइए। तो इसमें खासी विद्रोह कब हुआ था। खासी विद्रोह जो हुआ था ना, ये 1829 में हुआ था,
इसकी जो नेता कौन थे, ये थे तीरथ सिंह। चुआर विद्रोह कब हुआ था, चुआर विद्रोह हुआ था ये 1774 में हुआ था। इसके जो नेता थे मंगल सिंह थे। और रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह हुआ था ये भैया, कहाँ हुआ था रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह हुआ था, ये हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था, आप लोग जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1879 में, 1879 में हुआ था। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कहाँ हुआ था भैया, कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 में हुआ था, छोटा नागपुर में। और इसके जो नेता थे बुद्धो भगत थे। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है, हमारा जो सबसे पहले आ रहा है चुआर विद्रोह आ रहा है, दूसरे साल कौन आ रहा है हमारा, ये 1831 में हुआ था। दूसरे साल हमारा आ रहा है खासी विद्रोह, तीसरे पर आ रहा है कोल विद्रोह, चौथे पर आ रहा है रंपा विद्रोह। तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा 2 1 4 3 बन रहा है, विकल्प हमारा जो है डी सही हो जाए। आला पास देखते लोग, आलेपन दिया गया है कि निम्न घटनाओं को उनके सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। दिया गया है कि सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस कब हुई थी, सीधी कार्रवाई हुआ था 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव जो था ये जुलाई 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 हुआ था। शाही नौसेना का विद्रोह ये हुआ था 18 फरवरी को, 18 फरवरी 1946 को। तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा 4 3 2 1 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अला बस देख लो, दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिए कि मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और दूसरा दिया गया है कि डी के कर्वे द्वारा पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। बताइए इसमें क्या क्या सही हम लोगों को। तो इसमें क्या है ना कि 1916 ईस्वी में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो क्या कौन था, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। पहला कथन हमारा सही है। और डी के कर्वे द्वारा पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ये भी हमारा सही है। तो हमारा दोनों कथन सही, तुम्हारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अल्लाह पास देखते लो, दिया गया है कि एडी गोरवाला समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना हुई थी, नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, सहकारी बैंक, बताइए। तो क्या है ना कि एडी गोरवाला समिति जो है इनका जो है 1952 की अनुशंसा पर एसबीआई की स्थापना की गई थी। और 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो, दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किया गया था। और दूसरा दिया गया है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। तो बताइए इसमें क्या सही है। तो उसमें क्या है ना कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन वर्ष है 1949 में किया, तो पहला कथन हमारा सही हो गया। दूसरा कथन है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता, ये भी हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के ग्राहकों को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया। दिया गया है कि जून 1992, मई 1994, जून 1995, मई 1997, बताइए। इसमें क्या है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के ग्राहकों को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए 1995 में बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया था। कब, जून 1995 में। तुम्हारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दिया गया कि कैश काउ शब्द निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है। कैश काउ दिया गया है बैंकिंग से, शेयर बाजार से, बजट प्रक्रिया से, मौद्रिक नीति से, बताइए। इसमें जो कैश काउ है ना ये शेयर बाजार से संबंधित है। जब कोई शेयर लगातार अच्छा लाभ देता है तो ऐसे शेयरों को कैश काउ की संज्ञा दी जाती है। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शेयर शब्द किसको व्यक्त करता है। तो पहला दिया गया है कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, इसको शेयर कहते हैं। तो विकल्प हमारा जो है यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दिए गया है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में लोकार्पित की गई थी। दूसरा दिया गया है कार्बन व्यापार का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से, बताइए। तो जो पहला कथन हमारा दिए गए हैं कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में लोकार्पित की गई थी, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कि कार्बन व्यापार का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से है, तो भी हमारा सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, और इसका संबंध जो है ना GHG से है। GHG ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। तो इस तरह हमारा दोनों कथन सही थे, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है कि वन्य जीव विहार, एक तरफ राज्य दिया गया है। तो कारिकली कहाँ है? कारिकली जो है तमिलनाडु में है। चिनार कहाँ है? केरल में है। सत्यमंगलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। पापीकोंडा कहाँ है? पापीकोंडा जो है ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है, तो यही हमारा नहीं सुमिलित है, विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न है कि सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थापत्य दिए गए हैं, एक तरफ निर्माणकर्ता दिए गए हैं। तो बुलंद दरवाजा आप लोग जानते हैं कि इसका जो किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। मोती मस्जिद आगरा का जो किया गया था निर्माण, वो किया गया था शाहजहां के द्वारा। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा किया गया था। और मोती मस्जिद इसका जो निर्माण है औरंगजेब द्वारा किया गया था दिल्ली में। तो इससे हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 2 3 1 4 बन रहा है, तो हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गया है कि भक्तिकालीन संतों में से किस एक की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध है। दिए गए हैं चैतन्य महाप्रभु, दूसरा दिए एक रैदास, तीसरा दिए एक नामदेव, चौथा दिए एक दादू दयाल, बताइए। तो इसमें जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले जो नामदेव है ना, कि इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है। और नामदेव जो है वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वारकरी संप्रदाय से। और ये इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। इनकी रचनाएं जो है ना अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ पद भी संकलित हैं। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक बाबर से संबंधित नहीं है। तो दिया गया है कि शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाना, ये तुम्हारा संबंधित है। और दूसरा दिया है कि तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन कराना, ये भी हमारा सही है। और तीसरा दिया है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ना। जो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है ना, ये बाबर संबंधित नहीं है। ये किसके विरुद्ध हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और अफगानों के मध्य। ये कब हुआ था? 1555 में। तो ये हमको बताना कौन सा सही नहीं, तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, अगला जो दिए गए है कलंदर की उपाधि धारण करना, तो ये भी हमारा सही है। अगला देखते हैं हम लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण कृति तुगलकनामा है। दिए अलबरूनी, मिनहाज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, बताइए। तो जो तुगलकनामा है ना, ये अमीर खुसरो की ऐतिहासिक ये जो है कृति है। इसमें शाह के विरुद्ध गायसुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख है। तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। और अलबरूनी की मतलब जो रचना है कौन सी है? किताबुल हिंद है ना, किताबुल हिंद है। मिनहाजुल सिराज की जो रचना है वो है तबकात नासरी है। जियाउद्दीन बन्नी क्या है? जियाउद्दीन बन्नी की जो रचना है तारीख फिरोजशाही है। तुम्हारा विकल्प जो है सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। अगले प्रश्न दिया गया है कि असत्य कथन हमको देखना है। तो पहला कथन दिया है कि चीनी यात्री ईसिंग 670 ईस्वी में नालंदा है, तुम्हारा सही है। और दूसरा दिया है कि हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में शैव था, ये भी हमारा सही है, शैव थे। तीसरा दिया गया कि हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली तथा हर्षचरित नामक नाटकों की रचना की थी, तुम्हारा गलत है ना। जो हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका की रचना की गई थी, रत्नावली की गई थी, हर्षचरित नहीं की। हर्षचरित नहीं जो है इसकी नागानंद है, नागानंद। और हर्षचरित की जो रचना की गई थी बाणभट्ट के द्वारा की गई थी ना, आप लोग जानते हैं। तो चौथा दिए कि हुएनसांग 645 ईस्वी में चीन वापस लौटा, ये भी हमारा सही। तो हमें बताना कौन गलत है, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। वाला देखते हैं हम लोग।
अरे पम दिया गया कि प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। ये तुम्हारा सही है ना, क्योंकि जो प्राचीन जो संगम युग है वहां पर वर्ण व्यवस्था प्रचलन नहीं था। ये तो हमारा सही है। दूसरा ये कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये तुम्हारा गलत है। सती प्रथा वहां पर दक्षिण भारत में प्रचलन था। तीसरा सही हो जाएगा, गलत है। तीसरा है कि वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था। ये भी सही है। और चौथा ये वैदेशिक व्यापार भारतीय पक्ष में था। ये भी सही हो जाएगा। हमें बताना कौन सा गलत है, हमारा विकल्प भी बन जाएगा। अगला प्रश्न चलो। दिए गए कि लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महादीवार का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। दिए गए सी हुआंग ती द्वारा, कुबलई खान द्वारा, बुजियांग द्वारा, वेनजांग द्वारा। बताइए। इसमें तो क्या है ना, चीन के जो राजा थे सी हुआंग ती, और इनका जो शासनकाल था कब था, ये 247 से 210 ईसा पूर्व था इनका शासन। तो इनके द्वारा क्या किया गया था कि सीथियन शकों के हमलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया गया था। तो विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित विचार करें। दिए गए ममलूक वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। तो दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनको भाई देखिए व्यवस्थित किया जाए। तो इनका पहले हम लोग देखते हैं कार्यकाल। तो ममलूक वंश का जो कार्यकाल था वो था 1206 से 1290। तो इनका जो कुल कार्यकाल था 84 वर्षों का था ना, 84। लोधी वंश इनका जो था ये 1450 से 1552 ईस्वी तक था इनका। तो इनका कितना हो गया भैया, 14 से 50 से 1500, इनका हो गया लगभग 76 वर्ष। तुगलक वंश, तुगलक वंश का जो शासन था वो 1320 से 1414 ईस्वी तक था। तो इनका जो हो गया कुल लगभग हो जाएगा ये 94 वर्ष हो जाएगा ना, 94 वर्ष हो गया। खिलजी वंश, खिलजी वंश को था, आप लोग जानते हैं कि इनका शासनकाल सबसे कम समय था 1290 से 1320 तक। तो कुल इनका 30 वर्ष हो गया। और सैयद वंश का इनका था 1414 से 1450 तक। तो कुल 36 वर्ष था इनका। इस तरह हमारा क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा तुगलक वंश, दूसरे पे आ जाएगा मामलूक वंश, तीसरे पे आ जाएगा लोधी वंश, चौथे पे क्या आ रहा है हमारा सैयद वंश आ रहा है, और पांचवें पे खिलजी वंश आ रहा है। तो क्या बना हमारा 3 1 2 5 4 हमारा बन रहा है। हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिए गए कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कारण दिए गए किसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। बताइए इसमें क्या सही है। इसमें देखा हमारा जो है ना, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। दिए गए कि हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती थी। तुम्हारा सही है। दूसरा दिए कि आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते थे। हमारा सही है। तो हमारा दोनों कथन सही, तुम्हारा जो है गलत बताना था। तुम्हारा हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गया है कि निम्न में से कौन से एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। पहला दिया है फ्रांसियम, स्टेटाइन, जर्कोनियम, ट्रिटियम। बताइए। तो इसमें जो है ना कि जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये है 40 होता है का परमाणु क्रमांक। और सामान्यतः ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है, कितना 80 से अधिक होता है, वे क्या करते हैं, वो रेडियो एक्टिवता जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह हमारा जो हो जाएगा फ्रेंसियम होता है, स्टेटाइन, ट्रिटियम, ये लोग क्या हैं कि रेडियो एक्टिवता प्रदर्शित करते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा दिया गया है। ग्लोबिन, फाइब्रोनोजिन, हिपैरिन, लिम्फोसाइट। तो इसमें जो हिपैरिन होता है ना, हिपैरिन को एंटीथोपरिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। सी हो जाएगा। और फाइब्रोनोजिन जो है ना, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ये तो अगला प्रश्न देते हैं लोग। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो कथन दिया गया है कि भूजल पेयजल का
बेहतर स्रोत है और काम दिया है कि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। बताइए, तो इसमें देखा जाए हम लोग कथन भी सही है, कारण सही है, और जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तुम्हारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। एक तरफ दिया गया है कि श्रवण ग्रंथि, दूसरी तरफ हार्मोन दिया गया है। पीनियल ग्रंथि, जो पीनियल ग्रंथि में जो हार्मोन का श्रवण होता है ना, मेलाटोनिन है, और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का, और अग्नाशय से, अग्नाशय जो है ग्लानिन का श्रवण नहीं होता है, अग्नाशय से होता है इंसुलिन का। और जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन होता है ना, ये सुमिलित। हमारा जो है तीसरा ये सुमिलित नहीं है, तुम्हारे जो सुमिलित हैं केवल 3 हमारे सुमिलित हैं, तुम्हारा विकल्प जो है ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो, अगला प्रश्न हम लोग दिए कि सीडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है। दिए गए कि व्हील टॉप पोटैटो रोग, बंची टॉप ऑफ बनाना, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ काटन, पोटैटो मोजेक रोग। बताइए, इसमें जो है सीडोमोनास सोलेनेसियरम जो द्वारा होता है ना, वो व्हील टॉप पोटैटो रोग होता है, तो विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। और बंची टॉप ऑफ बनाना जो है ना, ये वायरस फर्स्ट के द्वारा होता है, वायरस फर्स्ट के द्वारा। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ काटन, ये होता है जैंथोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। पोटैटो मोजेक रोग, ये होता था पोटैटो वायरस फर्स्ट के द्वारा। इससे हमारा विकल्प जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, दिए गए कि एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंद। बताइए, तो जो एंजाइम जो होते हैं ना, ये प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं, या एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कोहने ने की थी। तुम्हारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो, दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला कथन दिए है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, और दूसरा कथन दिए है कि मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बताइए, तो जो मूल अधिकार का प्रावधान किए गए, आप लोग जानते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका प्रावधान किए गए हैं। तो जो पहला दिए गए कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, तो हमारा सही है, क्योंकि इनकी भी एक सीमा है। दूसरा दिए गया है कि मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये तुम्हारा गलत है ना, परिवर्तन किया जा सकता है, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते लोग, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है। पहला दिए है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता तुम्हारा शामिल है। दूसरा है कि धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तीसरा है कि धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। और चौथा दिया गया है कि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने की स्वतंत्रता, तुम्हारा शामिल नहीं है ना, तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। पहला दिया है कि अनुच्छेद 19 भाग 19 अनुच्छेद 370, भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 11 अनुच्छेद 367, भाग 21 अनुच्छेद 378। बताइए, इसमें जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई आप लोग जानते ही हैं कि भाग 20 में दिए गए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते लोग, दिए गया कि निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है। दिए गया अमेरिका, भारत, चीन, ब्रिटेन। बताइए, तो उसमें जो चीन है ना, इसमें द्विसदनीय जो है प्रणाली नहीं है, तुम्हारा विकल्प जो सही होगा। जबकि अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में द्विसदनीय जो प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो अगला प्रश्न देखते लोग, अगला प्रश्न हम लोगों का कि दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुनित है। दिया गया है कि सेवाओं पर कर का प्रावधान, तो इसका जो प्रावधान किया गया ना 88वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो सुविदित है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन, जो इसका प्रावधान किया गया था, वो किया गया है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। मेघालय राज्य की स्थापना, ये किया गया है कि 22वां संविधान संशोधन द्वारा। नगर निगम, नगर पालिका की स्थापना ये कब की गई भैया, ये किया गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा, तो विकल्प पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो,
दिए गए कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। तो इसमें दिया गया है कि 19वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन। बताइए। तो उसमें क्या है ना कि 19वां जो है 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 का संबंध लोक सेवा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण से है। इस अधिनियम के द्वारा जो है असम के पहाड़ी जिलों के 6वीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों के प्रशासन का अधिकार राज्यपाल को सौंप दिया गया। तो विकल्प हमारा ये हो जाएगा। तो क्या है 19वां संविधान संशोधन। अगला पद देखते हैं लोग। अगला पद दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा था। दिए केटी शाह, टीटी कृष्णाचार्य, केसी व्हीयर, आइवर जेनिंग्स। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों एवं अन्य संवैधानिक विशेषज्ञों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए इसे तर्कहीन बताया था। और इसमें क्या है ना कि केटी शाह द्वारा क्या कहा, केटी शाह द्वारा कि इसे अतिरेक कर्मकांडी कहा गया था। अतिरेक कर्मकांडी। और टीटी कृष्णाचार्य द्वारा क्या कहा जाता है, इसको कहा गया था कि भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा गया। तो हमारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है। दिए गए कि वर्ग हित का संवर्धन करना, दूसरा दिया है कि गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, तीसरा दिया है कि सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किए गए प्रयास, चौथा दिया गया किसी खास वर्ग को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। तो इसमें जो संरचनात्मक भेदभाव जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ना, इसमें क्या है भारतीय संविधान में, इसका उद्देश्य है कि सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किए गया प्रयास। हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पर विचार करें। दिए गए मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसमें हमें बताना है कि योजनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला देखते हैं कि मेक इन इंडिया जो है कब प्रारंभ किए गए थे। किया गया था सितंबर 2014 में किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014 में किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये मई 2016 में किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये कब किया गया था, ये किया गया था अक्टूबर 2014 में किया गया था। तो इस समय क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 2 1 4 3 बन रहा है। तो विकल्प हमारा ये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो दिया गया है कि गहन पारिस्थितिकी, तो इसका जो किया गया था, जो गहन पारिस्थितिकी से जो शब्द दिया गया था आर्नेनेस के द्वारा किया था ना, जो हमारा सुमेलित है। और पारिस्थितिकी निसे जो इसका प्रतिपादन किया गया था जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया है बंद तंत्र नहीं होता, ये खुला तंत्र होता है, खुला तंत्र। और चौथा दिए कि पारिस्थितिकी पदछाप, पारिस्थितिकी पदछाप मतलब होता है भूमंडलीय हेक्टेयर के अनुसार इसको मापन किया जाता है। हमारे सुमेलित है, हमारे बताने कौन सुमेलित है, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला दिए कि भारतीय मुद्रा बाजार दीर्घकालीन कोष से संबंधित है। दूसरा दिए गए पूंजी बाजार में ऋण व अंशपत्रों के माध्यम से व्यापार होता है, इसका नियमन एवं नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, दीर्घकालीन नहीं होता है, ये होता है अल्पकालीन। तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन जो दिया है पूंजी बाजार में ऋण व अंशपत्रों के माध्यम से व्यापार होता है, इसका नियमन एवं नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है, हमारा सही है। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। दिए गए कानपुर, कानपुर कौन सा उद्योग है, चमड़ा उद्योग है। मेरठ में कौन सा उद्योग है, चीनी उद्योग है। वाराणसी में कौन सा है, जो वाराणसी में भी है सीमेंट उद्योग नहीं है, वाराणसी में जो है वस्त्र उद्योग है ना, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। सहारनपुर कागज उद्योग है, तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। इसमें दिया गया है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, एक तरफ मेला दिया गया, एक तरफ जिला दिया गया है।
दादरी पशु मेला कहाँ लगता है भैया? ये बलिया में लगता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में लगता है। सोरो मेला कहाँ लगता है? सोरो मेला जो है कासगंज में लगता है, कासगंज और एटा में। तो ये मत सुविधा नहीं है। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। आला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? दिए गए 31वां, 28वां, 29वां, 30वां बताइए। इसमें देखा जाए ना तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 29वां स्थान है। कितना? 29वां। और जबकि 2001 में कितना था? 31वां था। 2001 में 31वां था। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देते लोग। दिया गया है कि निम्न में से कौन एक वाराणसी में स्थित नहीं है? दिए गया है कि भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये तो है। दूसरा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी है हमारा। तीसरा दिया है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये भी हमारा। चौथा है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये कहाँ भाई? ये तो वाराणसी में नहीं है ना, ये तो कहाँ? ये रायबरेली में है। इस तरह मैं बताना था कौन हमारा सही नहीं है तुम्हारा। ये है कि वाराणसी में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देते लोग। अगले प्रश्न दिए गए कि भारत में सकल मूल्यवर्धन जीबीए की अवधारणा को कब अपनाया गया? दिए गए 2019-20 में, 2018-19 में, 2017-18 में, 2015-16 में बताइए। इसमें जो है ना सकल मूल्यवर्धन जीबीए का आशय जो होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। भारत में इस मौद्रिक अवधारणा को वर्ष 1915-16 में अपनाया गया था। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गया है कि निम्न युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ दिए गए अधिकरण, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो पहला अधिकरण दिए गए प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण, ये कहाँ है, कब स्थापना हुई थी? 1969 में हुई थी। दूसरा है कि कावेरी जल विवाद अधिकरण, इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी। तीसरा जो है द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। चौथा दिया गया है कि नर्मदा जल विवाद अधिकरण, जिसके जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। दिया गया है कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से क्या तात्पर्य है? दिए गए शेयर बाजार से संबंधित नई व्यवस्था। दूसरा दिया गया कि यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की वित्तीय व्यवस्था है। तीसरा दिया है कि यह केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है। चौथा दिया कि इसमें कोई नहीं बताइए। इसमें कहा कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है। वर्ष 2017 में पेरिस में आयोजित, कब हुआ था? 2017 में पेरिस में आयोजित वन प्लैनेट समिट के दौरान इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु परिवर्तन के परिणामों का विश्लेषण करना। तुम्हारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयास से निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्दू दैनिक लखनऊ से प्रकाशित किया जाने लगा? दिया गया है कि रहनुमा, कौमी आवाज, आवाज मुल्क, कौमी ऐलान बताइए। तो इसमें क्या है ना कि वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयास से कौमी आवाज उर्दू दैनिक लखनऊ से प्रकाशित किए जाने लगा। और उर्दू पत्रकारिता को समूची दुनिया के घटनाक्रम से जोड़ने का श्रेय जो है कौमी आवाज को प्राप्त है। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिया गया कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित द्वीप को मेलानेशिया कहा जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? दिए गए पापुआ न्यू गिनी, वनुआतु, फिजी, मार्शल बताइए। इसमें देखा जाए ना तो मेलानेशिया द्वीप में शामिल हैं वो हैं पापुआ न्यू गिनी है, वनुआतु है, फिजी है। तो इसमें हमारा 1, 2, 3 सही है। तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। और मार्शल द्वीप कहाँ भी है? मार्शल द्वीप जो है ना ये माइक्रोनेशिया में है, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह। तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से कौन सा एक अयोध्या में स्थित है? पहला दिया गया है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तीसरा है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और चौथा दिया इनमें कोई नहीं बताइए। तो इसमें देखा जाए तो जो अयोध्या में स्थित है ना वो है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सीमा सही हो जाएगा। तो और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है ना।
कहाँ है? कानपुर में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? दी है काराबुरान, सिराको, यामो, फान। बताइए। इसमें देखा जो जो काराबुरान है, काराबुरान कहाँ चलती है? ये चलती है मध्य एशिया में। ये मध्य एशिया में चलने वाली धूल भरी आंधी है। सिराको कहाँ चलती है? ये सिराको जो चलती है ना, ये सहारा मरुस्थल से यूरोप की तरफ चलती है। भूमध्य सागर से मतलब ये होकर जाती है यूरोप तरफ। ये भी है गर्म एवं शुष्क हवा है। और ये क्या होता है, जो ये पवन होती है ना, रेत भरी पवन होती है, इसमें पूरा रेत मिला होता है। तो अगला अगला जो दी है यामो, यामो कहाँ भी है? ये जापान में चलती है। और फान, फान जो है ये आल्पस जो पर्वत है ना, उसके ढाल पर चलती है। इस तरह हमारा विकल्प सी हो जाए। अगला प्रश्न देखिए लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबिया वर्ग का जीव नहीं? दी गया मेढक, घड़ियाल, सैलामेंडर, व्यूफो। बताइए। इसमें जो है ना, घड़ियाल जो है सरीसृप वर्ग का जीव है। सरीसृप वर्ग के जीव असमतापी होते हैं, इनमें श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न होती है। और जब एम्फीबिया वर्ग के जो जीव होते हैं, ये प्राणी उभयचर होते हैं, इनमें जो हृदय होता है प्राय त्रिकक्षीय या त्रिव्यस्मी होता है। जैसे मेढक हो गया, सेलामेंडर हो गया, ब्यूफो हो गया। और जबकि एम्फीबिया वर्ग का जो जीव नहीं होता वो होता है घड़ियाली। क्या है? ये सरीसृप है। दूसरा हमारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गया है कि वल्कनीकरण की क्रिया में रबड़ को निम्नलिखित में से किस एक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? दिए गया सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इसमें से कोई नहीं। बताइए। इसमें कहा है ना कि प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया जो है ना, वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। और इस प्रकार के रबड़ का उपयोग जो है ना, दस्ताना तथा रबर बैंड बनाने में किया जाता है। विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए लोग। अगला प्रश्न हम जो लोग है इसमें करंट अफेयर का है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, तो आगे से देखेंगे। आगे से हम लोगों को आने वाला है करंट अफेयर जो है ना, जो हम लोगों के लिए रेलिवेंट होगा, तो इसको हम करंट अफेयर को स्किप करते हैं। तो हम लोगों का इतना जो है टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद आप लोग।